गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो हर किसी के यही रहता है, भाषा। तो आज हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखो, भाषा एक ऐसा साधन है जिसे व्यक्ति बोल करके या लिख करके क्या करता है, प्रकट करता है। तो भाषा, अगर सीधी इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो यही है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसको बोल करके या लिख करके प्रकट करी जाती है। ये इसकी भाषा की डेफिनेशन हो गई है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के जैसे मेन तो वैसे तो 2 रूप होते हैं, बाकी वैसे 3 रूप होते हैं, क्योंकि जो 2 है ना, वो पहला तो है मौखिक और दूसरा है लिखित, और जो तीसरा जैसे कहीं कहीं बुक में दे रखा है तो वो होता है संकेत, है ना। बाकी वैसे जैसे ऑप्शन अधिकतर 2 के आते हैं और 2 ही रहता है। जैसे मौखिक होता है, मतलब आप मुंह के द्वारा बोल करके जो चीज़ भी किसी को समझाई जाती है ना, अपना भाषा का जो भाव है वो समझाया जाता है, उसको कहते हैं मौखिक। लिखित होता है दूसरा जो प्रकार है लिखित, वो होता है कि किसी को भी, अगले वाले को या किसी को भी आप लिख करके अपने भाव प्रकट करते हो, है ना, वो होता है लिखित भाषा, है ना, लिख करके। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जैसे बोली। तो देखो, बोली जो है एक क्षेत्रीय स्थान पर बोली जाती है, और भाषा जो होती है वो मतलब एक विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। जैसे बोली तो हुई जैसे स्थानीय या क्षेत्रीय जगह है ना, वहाँ पर बोली जाती है। जैसे मान लो अवधी, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली, तो इनका एक क्षेत्र रहता है, वहाँ बोली जाती है। और भाषा वो है, वो पूरे देश में, है ना, बोली जाती है, मतलब विस्तृत रूप से बोली जाती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे मातृभाषा किसे कहते हैं। तो देखो, जो परिवार में जो बोली जाती है ना, मतलब सभी घर वालों के द्वारा, या यूँ कहें कि माता के द्वारा या माँ के द्वारा जो पहली बोली जाती है, या यूँ कहें कि माँ के द्वारा बोली जाती है, जिससे बच्चे सीखते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि परिवार में जो बोली जाती है ना, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घर में प्रयोग की जाती है, उसको मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। अगर सीधे तरीके से इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वह होगी कि वह भाषा जिसमें माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा बोली जाती है, जिसको बच्चा कैच करता है, बच्चा भी फिर वैसे के वैसे बोलना सीख जाता है। फिर है कि हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है। तो देखो, हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है, और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ना 243, उसमें जो है हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखो, लिपि जो है भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। और जैसे लिपियों में आपको पता होगा कि देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, उर्दू भाषा की फारसी लिपि, अंग्रेजी भाषा की जैसे रोमन लिपि। तो ये जो सारी है ना, ये क्या है, लिपियाँ हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होती है। देखो, अगर देखा जाए ना, व्याकरण के माध्यम से हम क्या भाषा का शुद्ध और अशुद्ध रूप को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी ना, वो भी ये ऐसे होगी कि व्याकरण का वह शास्त्र या व्याकरण का वह रूप जिसे हम भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप को पहचानते हैं, वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है, इसके प्रकार पूछे या भाग पूछे तो कितने हैं, तो 3 भाग है। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों का स्वरूप, भेद, ये सब बताया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में जो है शब्दों का भेद, बनावट, उत्पत्ति, प्रयोग, ये सब बताया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों का भेद, बनावट, वाक्य जो है विग्रह, विराम चिन्ह, इन सब के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य की किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। और साहित्य की जो है क्या 2 विधाएं होती है, या यूँ कहें कि 2 भाग होते हैं। एक तो रहता है पद्य भाग और एक रहता है गद्य भाग। पद्य भाग उसको कहेंगे जिसके अंतर्गत दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद, कविता, गीत, ये सब आते हैं जो। और पद्य भाग उसको कहेंगे, गद्य भाग उसको कहेंगे जिसमें जीवनी, पत्र, कहानियाँ, संस्करण, है ना, उपन्यास, रेखांकित नाटक, ये सब आते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो देखो, पहले तो सबसे क्वेश्चन ये आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब वह ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है। तो जैसे, और वर्णमाला किसे कहते हैं।
वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, है ना। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर, पहले तो स्वर कितने होते हैं ये बताओ आप लोग। तो देखो 11 स्वर होते हैं, है ना। और अनुस्वार क्या होता है? किसी के भी ऊपर जैसे बिंदी लग जाती है ना, जैसे ऐसे अनार के ऊपर बिंदी लग गई तो वो होता है अनुस्वार। अनुनासिक होता है किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो वो होता है अनुनासिक। विसर्ग होता है जिसके आगे 2 डॉट लग जाए, है ना, उसको कहते हैं विसर्ग। उसके बाद में हम व्यंजनों की बात करें तो देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, जिसमें आते हैं क वर्ग, ख, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग का च, छ, ज, झ, अण। ट वर्ग का हो गया पूरा, त वर्ग का हो गया पूरा, प वर्ग का हो गया। अंतस्थ व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन पूछे तो वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो श, दूसरा श, तीसरा श, मतलब तीनों स हो गए और एक है हो गया, ये हो गया। संयुक्त व्यंजन पूछे तो संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से ये पूछ ले तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और अतिरिक्त व्यंजन पूछे तो ड और ढ। और आगत वर्ण पूछे तो आ, फ और ज, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें देखो वर्ण के प्रकारों की, तो देखो हिंदी में वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब देखो हम बात करते हैं कि पहले तो स्वर किसे कहते हैं, है ना, और उसके बाद में मतलब व्यंजन किसे कहते हैं। तो पहले बात करते हैं स्वरों की। तो देखो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तथा वायु के बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाते हैं, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्वर, ठीक है। अब स्वरों की कुल संख्या वैसे तो हिंदी में कितनी होती है? 11 होती है, संस्कृत में होती है 13। 11 में कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और री, ए, आई और ओ और औ, ठीक है, ये हो गए। अब स्वरों के जो प्रकार हैं वो वैसे 3 प्रकार हैं। एक तो है ह्रस्व स्वर, मतलब जो बड़ा होता है वो, जो छोटा होता है, ह्रस्व स्वर को बोलते हैं छोटा स्वर, और दीर्घ स्वर को बोलते हैं बड़ा स्वर, है ना। और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। देखो ह्रस्व स्वर है ना, उसके उच्चारण में कम समय लगता है, और ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और री, है ना। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए? मूल ह्रस्व स्वर होते हैं 4, और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये तो हो गए ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में जो है ह्रस्व से दुगना टाइम लगता है इनके उच्चारण में। और ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई और औ, ठीक है, ठीक है। और प्लुत स्वर की बात करें ना, तो प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा लगभग 3 गुना समय लगता है, जिन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का जैसे ओम, जैसे ये एस वाला ये साउंड आता है ना, ये वाला आता है, जैसे अपन बोलते हैं जैसे ओम, है ना, सुनो, है ना, तो वो वाला आता है जैसे इसमें साउंड जैसे ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो व्यंजन सीधी सी बात है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कैसे लेकर के है तक व्यंजन होते हैं, जिसमें से व्यंजन के 3 प्रकार हैं। देखो स्वर के भी 3 प्रकार थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो अपन पीछे बात कर चुके कि 25 होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, श, श, श और है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, है ना। उसके बाद में मतलब व्यंजन के प्रकार तो ये 3 होते हैं जो मैंने बताई दिए। उसके बाद में जैसे संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो वो भी 4 होते हैं। द्वित्व व्यंजन पूछ ले तो द्वित्व व्यंजन से होता है कि जैसे एक मतलब एक जो वर्ण होता है उसका दोबारा मतलब 2 बार जैसे उच्चारण हो जाए। जैसे मान लो दिल्ली, दिल्ली में ल 2 बार आ रहा है ना, जैसे कच्चा, कच्चा में च 2 बार आ रहा है ना, वो। देखो एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि नुक्ता किसे कहते हैं। तो देखो ज तथा फ वर्ण है ना, उसके नीचे जो बिंदी लगती है ना, उसको कहते हैं नुक्ता वर्ण। उसके बाद में जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि जैसे अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह किसे कहते हैं। तो देखो हिंदी वर्णमाला में अह तथा अह मतलब ए
ऐसे अनार है उसके ऊपर एक बिंदी, और ए से अनार है उसके आगे 2 विसर्ग। 2 ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर के हैं और न ही व्यंजन के हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अयोग्य वाह कहलाते हैं। जैसे ए की मात्रा ऊपर जैसे विसर्ग में आती है ना, तो वो अनुस्वार, और जो आगे 2 डॉट में आती है ना, वो होती है विसर्ग, है ना। तो ये ऐसे वो क्या होते हैं? अयोग्य वाह होते हैं, ठीक है। अब देखो वर्णों का उच्चारण पूछ लिया जाता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु। तो कंठ में तो कौन कौन से आते हैं? जैसे कंठ वालों को कंठे बोलते हैं, और आते कौन कौन से वर्ण हैं? ए, आ, अह, क वर्ग पूरा आता है जैसे, और है आता है। क वर्ग पूरा क, ख, ग, ड़, और फिर है ना। तालु में कौन कौन से आते हैं? ई, बड़ी ई, और च वर्ग पूरा आ गया, और य और स आ गया। मूर्धा में आते हैं, मतलब री और ट वर्ग और र और श आते हैं। दंत में आते हैं त और थ, मतलब त वर्ग पूरा आ गया, है ना। ओष्ठ में आते हैं उ, बड़ा उ और प वर्ग। कंठ तालु में आते हैं ए और ऐ, और कंठ ओष्ठ में आते हैं, कंठ ओष्ठ में मतलब कंठ से होष्ठ मतलब होठों से जो बोले जाते हैं ना, ओ, औ, हो गया ना, मतलब मुंह से बोलने से पता चल जाएगा जैसे। फिर दंत ओष्ठ में दंत दांतों से और होठों से बोला जाता है व, है ना। तो देखो बोलने से पता चल रहा है ना भाई व, तो ये व शब्द जो है एक मात्र है दंतोष्ठ, है ना। नासिका मतलब नाक से जो बोले जाते हैं ना, नाक से जैसे थोड़ी ध्वनि आती हो, तो वो होती है जैसे मतलब वैसे देखा जाए तो अमडन्नम, मतलब लास्ट का जो है ना, लास्ट के जो वर्ड आते हैं ना, जैसे कवर के ए, अम, ड, अण, ण, न, म, तो ये हो गए जैसे। तो नासिका को क्या बोलते हैं? नासिक्य। दंतोष्ठ को बोलते हैं दंतोष्ठ, मतलब ऐसे इनके नाम दिए हुए। अब देखो वर्ण विच्छेद पूछ लिया जाता है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो किसी शब्द में स्वर या व्यंजन वर्ण को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लो मानक है, तो मानक को आप मतलब जो भी जो व्यंजन है वो स्वर से मिलकर के बना है ना, तो माँ, तो इसमें क्या है? मैं तो आधा है ना, हाफ है, तो मैं के नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि ये आधा है। और इसमें जो मात्रा है वो आ की मात्रा है, तो म प्लस आ। फिर न है, न भी क्या है? ये हाफ बनाओ क्योंकि इसमें स्वर मिलकर के बना हुआ न में, है ना, तो न आधा आ जाएगा। फिर ए स्वर मिलकर के बना है, और ऐसे ही फिर प्लस का निशान, मतलब न प्लस ए प्लस फिर मानक क लास्ट का बचा ना, तो क भी वही हाफ होता है क्योंकि इसमें स्वर मिलकर के बनता है ना, तो क हाफ हलंत आ जाएगा, फिर प्लस ए आ जाएगा। तो ऐसे इनको मतलब वर्ण विच्छेद करके शब्दों को लिखा जाता है। फिर उसके बाद में है वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो जब 2 अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो उनके मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी ये चीज़। और आगे जो है वो हिंदी की मतलब जैसे संधि वगैरह, समास वगैरह, ये सब की क्लासें लाऊंगी।